अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तब्दीली के सफ़र 100 डेज एजेंडा के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वादे को अमली जामा पहनाने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना था कि स्कीम के लिए हुकूमत ज़मीन देगी, प्राइवेट सेक्टर तामीर करेगा। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा साहब। अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। मोहम्मद हसन बख्शी भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि चेयरमैन आबाद हैं, आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे अनवार हाशमी। सबसे पहले चलते हैं तारिक बशीर चीमा साहब के पास, वज़ीर हाउसिंग। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप ज़ाहिर है कि आप भी आज इसकी मीटिंग में मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि 7 अजला में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, तो वो अजला कौन से हैं, क्या कुछ आइडेंटिफिकेशन उसकी हुई है, और ये सिर्फ पंजाब में शुरू किया जा रहा है या कहाँ से शुरू किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट? जी शुक्रिया भाई। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है 7 अजला में शुरू कर रहे हैं। पंजाब में फैसलाबाद को चुना गया है, सिंध में सखर को चुना गया है, केपी में डेरा इस्माइल खां का चुनाव हुआ है और बलूचिस्तान में कोयटा, फेडरल एरिया में इस्लामाबाद ऑफ कोर्स है ही है, और एक स्टेशन आजाद जम्मू कश्मीर का और एक डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान। ये 4 अजला हैं जहाँ पर शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट। और इसमें इस्लामाबाद वाला जो है कैपिटल प्रोजेक्ट, ये इंशाल्लाह ताला इस पे वर्किंग जो है वो कल से शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब तक क्या खाका जहन में, इसमें हुकूमत का कितना किरदार होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में? ज़ाहिर है कि मेगा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तारीख का। देखिए, हुकूमत का किरदार जो है वो एक फैसिलिटेटर का होगा। ये लीड प्राइवेट सेक्टर लेगा, और इसमें सिवाय इसके कि ये जो इस्लामाबाद वाला फेडरल प्रोजेक्ट है, ये चूंकि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फेडरेशन जो है वो उसके तहत बनेगा, लेकिन इसमें भी घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा और ये एक जॉइंट वेंचर होगा। लेकिन बाकी जितना भी है, ये जो अथॉरिटी बन रही है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, इसकी निगरानी खुद वजीर आजम साहब ने कहा है कि मैं खुद करूंगा। तो इसमें ये एक टास्क फोर्स जो बनेगी वो उस मुमकिना वक्त के अंदर अपनी सिफारिशात तरतीब देगी और उसकी रोशनी में फिर ये अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक अथॉरिटी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बनाई जाएगी और वो फाइनेंशियल मैटर्स को लुक आफ्टर करेगी। जी ठीक, जरा फाइनेंशियल मैटर की तरफ आते हैं। ज़ाहिर है कि ह्यूज फाइनेंसिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, और आप क्या समझते हैं कितनी एपेटाइट इस वक्त आप प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं कि वो इसे टेकअप कर पाएगा? ज़ाहिर है कि कुछ मजमूई तखमीना लगाया गया इन 50 लाख घरों का? देखिए, हमें जहाँ तक हमारी जो वर्किंग है, जो मैंने थोड़ा बहुत 2-3 मीटिंग्स में मैंने देखा है, वो मेरे ख्याल में ये प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे या फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको वजीर आजम ने एक्सेप्ट किया है, और ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं एक बात बड़े वसूख से आपको बता सकता हूँ कि ये काम वजीर आजम ही कर सकते थे। एक ऐसा शख्स ही कर सकता था जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसके ऊपर इस मुल्क के अवाम एतमाद करते हो, और जिसने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। बाकी रह गई बात इन्वेस्टमेंट की कि क्या प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना कैपिटल जो है वो इवॉल्व कर लेगा? हाँ, जरूर कर लेगा, इसलिए कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और जितने हमारे लोकल जो इन्वेस्टर साहबान हैं, जिस तेजी से वो राब्ता कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी कबात होगी। हाँ, एक इशू जरूर है जिसको सॉल्व करने के लिए ये एक फाइनेंशियल अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसमें जितनी भी ये हाउसिंग कंपनीज होंगी फाइनेंशियल, इनको वेलकम किया जाएगा। स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करके कमर्शियल बैंक से कहा जाएगा कि वो मॉर्टगेज को फैसिलिटेट करें, आम लोगों के लिए एक आसानी पैदा करें, और मेरे ख्याल में अगर इरादे नेक हो, सोच मस्बत हो, तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। ठीक,
चीमा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, कुछ और भी पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी टेक ले लेते हैं, फिर उसी हिसाब से आपसे दोबारा प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में अशफाक तोला साहब ने भी ज्वाइन किया। अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर ने मेरा घर मंसूबा आवाम के सामने आज रख दिया। एक बहुत बड़ा कदम है और सब चाहते हैं, खुलूस से दिल से चाहते हैं कि हुकूमत इस वादे में कामयाब हो, लेकिन कामयाबी किस हद तक मुमकिन होगी? हुकूमत को किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? तुला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, ऐलान तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा ख्याल है ये इनके मैनिफेस्टो में और 100 दिन के प्लान में भी था, मगर प्रैक्टिकली अल्लाह करे ये पॉसिबल हो जाए मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी ये हाउसेस जो होते हैं ये इतने आसानी से नहीं बनते और ये आपको कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर बनाने पड़ेंगे और आपको पूरी लैंड की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप 5 मरले का भी घर बनाते हो तो उसकी मिनिमम कॉस्टिंग आती है 25 से 1 लाख रुपए कम से कम आएगी। वैसे मैंने कुछ इंजीनियरों से आज भी बात की, वो कहते 30 से 35 लाख तो कम से कम आनी चाहिए। चलिए हम सोच रहे हैं कि जी 25 अगर आती है तो अब हमारे की ऑब्जेक्टिविटी है कि जी के ये अगर करना चाह रहे हैं, और अगर आप देखें इसमें तो मेरा ख्याल है 5 साल में अगर ये करते हैं तो 12,500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है आपको। अब 12,500 अरब इन्वेस्टमेंट करना 5 सालों में, यानी 1 साल के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है कि 250 अरब रुपए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिफरेंट लोगों को ये घर दिए जाएंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं ना कि अगर आप 250 अरब पहले तो कहाँ से आप लाएंगे। दूसरी ये बात है कि अगर आप इन लोगों को आज कोई 40-50 किलोमीटर दूर भेजेंगे तो उनके लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। वहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे और एक छोटा शहर ही आप आबाद कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ये बात चलेगी। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आप बात करेंगे और जब छोटा शहर बनाएंगे तो उनकी कम्यूटेशन के लिए भी आपको काफी इंतजाम करने पड़ेंगे, जिसमें आपके एडिशनल अखराजात होंगे। अच्छा, आप सवाल ये है कि फर्ज करें अगर मैं आपको एक घर देता हूँ 50 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर दूर से आपका आना जाना है, तो वैसे भी बहुत कम लोग इस पे इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी बात है ये आपको मुफ्त तो दोगे नहीं। अगर आप 25 लाख रुपए का घर इनको देते हो और अगर फर्ज करें 20 साल की भी रीपेमेंट है तो 25,000 रुपये से 20 से 25,000 रुपये पर मंथ की इनकी किस्त बन जाएगी। और इस पे शरह सूद, अगर जिस तरीके से आपका शरह सूद बढ़ रहा है और जिस तरीके से IMF की कंडीशनलिटीज को आप मीट करना चाह रहे हो और अभी आपका डिस्काउंट रेट 8.5 पे पहुंच गया है और आपका काइबोर आराम से 8.4 8.5 पे पहुंच चुका है 1 साल का, और 2 साल का 9+ पे क्रॉस कर चुका है। हाँ। तो अगर आप देखेंगे काइबोर को और अगर आज मैं फ्यूचर के सिनेरियो को देखता हूं तो आप 12% तो मेरा डिस्काउंट रेट मुझे नजर आ रहा है, और अगर आप 2% ऊपर पे देते हैं तो ये हो गया 14%। तो 14% की शरह सूद पे इसकी अफोर्डेबिलिटी मुझे नहीं लग रही। और अगर आप फर्ज करें इसको आप डिस्काउंट करते हैं और अगर गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देती है तो इसकी सब्सिडी की मद में भी आपको साल के 100-125 अरब रुपए देने पड़ेंगे। क्या आपके पास इन हालात में, मुरवजा हालात में, क्या ये आपके पास? ठीक है, ये रखते हैं, ये सवाल जरा रखते हैं चीमा साहब के पास। सर, जरा इस वक्त जो बात की गई कि अगर एक 25 लाख का घर है मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख तो 12,500 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे 5 साल में। आज 133 का डॉलर अगर लगाते हैं तो $97 बिलियन आपके जीडीपी का 1/3 आपके जीडीपी का 1/3। आज आप हमारे पास इस वक्त जो है 10-12 अरब डॉलर नहीं है और हम मंसूबा लेके चलें 97 अरब डॉलर का। फाइनेंसिंग के हवाले से बात हुई, आज 8.5% के ऊपर इस वक्त इंटरेस्ट रेट मौजूद है। IMF में आप जा रहे हैं 12-13% आपको करना पड़ेगा। तो ये सस्ता घर वाकई सस्ता रहेगा? इतनी फाइनेंसिंग कहां से आएगी? देखिए भाई, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 रुपया भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट का पैसा इसके ऊपर नहीं लगेगा। ये प्राइवेट सेक्टर का एक पूरा प्राइवेट सेक्टर को लीड मिलेगी इसमें। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो ये काम करना चाह रहे हैं।
और इसमें मैं अभी ये अशफाक साहब की को सुन रहा था कि चले 25 लाख कैन बी दी हाईएस्ट सीलिंग, वो हाईएस्ट सीलिंग नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि इसमें कोई करोड़ रुपए का घर होगा, कोई 30 लाख का, कोई 40 लाख का, नहीं। ये गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाने हैं, उन लोगों के लिए घर बनाए जाने हैं जिनको आज तक ये मुल्क छत प्रोवाइड नहीं कर सका, उन लोगों के लिए जिनमें मजदूर तबका है, जिनमें लोअर बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है। और मैं ये मुझे जाती तौर पर एहसास है कि ये वाकई बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज है जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आखिर किसी शख्स ने तो ये काविश की है ना, ठीक है सर जाने के इस वक्त तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस नियत को, इस अज़म को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। एज यू सेड कि गवर्नमेंट का एक पैसा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि जब दूसरी प्राइवेट कंपनीज आएंगी, प्राइवेट वेंचर्स इसमें बनेंगे, दुनिया भर से अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो सब प्रॉफिट के लिए आएंगे, कोई भी अपनी लॉस मेकिंग एंटिटी लेकर नहीं आएगा, तो जाहिर है कि वो तो प्रॉफिट भी बनाएंगे ना। मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर रहा कि वो प्रॉफिट के बगैर आएंगे, लेकिन जो वर्किंग हम कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान में पहली दफा अभी आप ये देखें ना कि आपकी हाउस इंडस्ट्री जो है इसको 0.25% इसको बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ। बाकी दुनिया से आपका कंपैरिजन ही कोई नहीं है। पहली दफा स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करके कमर्शियल बैंक्स के जरिए मॉर्गेज पॉलिसीज को आसान बनाया जाएगा, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनको मजबूर किया जाएगा, कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट की जाएगी। और मेरे ख्याल में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर 20 साल के ऊपर जब ये इनकी एकसाथ जो है, और ये इस तरह नहीं होगा, एक बात और क्लियर कर दूं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के घर हो, ये नहीं होगा कि एक आदमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता 7-8 लाख से ऊपर का घर और उसको हम जाकर 25 लाख का घर ऑफर करेंगे। ठीक, इसमें हम मतलब ये देखें, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये है कि इसका फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। लेट देम कम अप विद देयर प्लान, लेट देम कम अप विद देयर वर्किंग रिकमेंडेशंस के साथ जब वो आएंगे। दूसरा बड़ा इशू हमारे लिए लीगल फ्रेमवर्क का, जितनी बॉटलनेक्स है हमने दूर करनी है, जितनी लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने दूर करनी है। और उसके बाद तीसरा है लैंड बैंक। ठीक है, अभी इशफाक साहब कह रहे थे कि 50 किलोमीटर दूर शहर से घर बनाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में जिधर तो फेडरल गवर्नमेंट की जमीन अवेलेबल है, मसलन एक पायलट प्रोजेक्ट हम इस्लामाबाद में शुरू कर रहे हैं, वो जो पायलट प्रोजेक्ट हमने इस्लामाबाद में शुरू करना है, हमने ये जो नादरा को इन्वॉल्व किया है, ये जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो पिछली स्कीमें फेल हुई, और इस स्कीम के मुतालिक, इस प्रोजेक्ट के मुतालिक हम ये सोच रहे हैं कि ये इंशाल्लाह फेल नहीं होगा, इसको अवाम की पजीराई भी हासिल होगी और ये इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार होगा। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। हम भी जाहिर है ये चाहते हैं कि इस वक्त ये लैंडमार्क एक जो चीज है इसको एक सेकंड और दे दें, मुझे एक सेकंड और दे दें। देखिए, पिछली जितनी भी ये तजर्बे किए गए वो डाटा कलेक्शन के बगैर किए गए। हाँ। किसी के पास कोई डाटा नहीं था। हम ये जो 7 पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता तो लगे कि लोगों की डिमांड क्या है। हमने जब ये घर फ्लोट करने हैं, हर आदमी ने हमसे राब्ता करना है, ये सोच के राब्ता करना है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी उसकी फसली इजाजत देती है कि वो कितनी किस्त भर सकता है, इंस्टॉलमेंट भर सकता है, उस कैटेगरी के घर की तरफ वो रिज्यू करेगा। और मेरे ख्याल में देखें, एक बात याद रखिए, ज़हन में रखिए कि ये चैलेंज जो है यही प्राइम मिनिस्टर जो है एक्सेप्ट कर गया, यही वजीर आजम इसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और ना किसी के बस की बात थी, और ना किसी के ऊपर इस मुल्क की आवाम ने इस तरह एतमाद करके और इस तरीके की, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन खान साहब ने वर्ल्ड कप भी टीम वर्क से जीता था ना, तो एक अकेला कैप्टन जो है वो नहीं जीत सकता, पूरी टीम चाहिए और टीम वर्क चाहिए। वही हम देखना चाह रहे थे।
जी टीम देखें, टीम इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस निशिस्त में हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमारे और भी पैनलिस्ट हैं इस वक्त, ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, आज ये इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट सामने आया और यकीनी तौर से हम दुआ गुआ हो गए हैं कि ये पूरा हो जाए तो पाकिस्तान की काया पलट जाएगी। आप अब तक की गुफ्तगू से समझ रहे हैं कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। देखिए, मैं तो जो तैयारी करके आया था बहुत ही अप्रिशिएट करने के लिए आया था इस मंसूबे को, लेकिन मिनिस्टर साहब की ये स्टोरी भी उसी तरह बाउंस होगी जिस तरह इनकी कुछ और स्टोरियां बाउंस हुई हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वजीर आजम ने डिटेल बताई है कि ये स्कीम जो है ये अफोर्डेबल लोगों के लिए है। इस स्कीम का नाम ही यही है। पहली तो बात ये है, ये अभी पहले फेज में ये जो मकान बनाए जाएंगे, जिस तरह ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये मजदूरों के लिए नहीं बनाए जा रहे। एक मजदूर की आमदनी महीने की 10 से 12 हज़ार होती है और वो किस्त अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले तो ये मिनिस्टर साहब क्लियर कर लें, वज़ीर आज़म इसकी डिटेल बता चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह इन्होंने अपना घर अथॉरिटी बनाई है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरह शहबाज शरीफ ने भी पंजाब लैंड अथॉरिटी बनाई थी, जिसके चक्कर में आज वो अंदर पड़े हुए हैं। उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया था और प्राइवेट सेक्टर पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने जो है वो रिश्वत दी है इनके अफसरान को, तो वो दोनों अफसरान भी अंदर पड़े हुए हैं। तो पहली तो बात है कि अभी तक ये वो फिजिबिलिटी जाहिर नहीं कर पा रहे कि मकान कितने का होगा और कितनी आमदनी वाले लोग जो है उसको अप्लाई कर सकेंगे। अब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में मकान बनाना दुनिया के चंद ममालिक में शुमार होता है जहां बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्जा लेके 0.25% लोग सिर्फ जो है कर्जा लेके मकान बनाते हैं पाकिस्तान में, और इसी तरह बांग्लादेश में 3% बनाते हैं। अमेरिका और दूसरे ममालिक में ये रेशो सबसे ज्यादा है। मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं अनवार साहब, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पूरे पाकिस्तान में मुल्क में 50 से 60 हजार खाली घर जो हैं वो HBFC से लोन लेके बने हुए हैं। हर साल 2-2.5% उसमें इजाफा होता है ना। 50 लाख की हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की, और हाउस बिल्डिंग से सिर्फ 50-60 हजार ही बने। ये आपके सामने बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो इंतहाई जरूरी है कि एवरेज निकाली गई है। टोटल 1 करोड़ मकान जरूरत है पाकिस्तान में जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और अभी पहले फेज में 50 लाख बनाएंगे। मसलन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आपको जब वो ओरिजिनल सूद लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है, तो वो 30 से 35% तक पहुंच जाता है। अगर यही आप रेशो कर लें कि उनका प्रॉफिट या इंटरेस्ट ही 5% रख दें, तो पहले तो बड़ी तादाद खुद ही अफोर्ड कर लेगी आसान शरायत पे। लेकिन अभी तो मैं इस तरह मुकम्मल इस पे शक नहीं किया जा सकता कि प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो किस तरीके से इतनी आसान शरायत पे देगा कि बतौर मिनिस्टर वो मजदूर तबका भी मकान जरा रखते हैं ना, जरा रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को रखते हैं इसके ऊपर, बिल्डर्स को इसके ऊपर रखते हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन, आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। उस मीटिंग में भी वो मौजूद थे। तो बख्शी साहब बताइएगा, आबाद का इस मेगा स्कीम पर क्या व्यू है? क्या 5 साल में 50 लाख सस्ते घरों की तामीर मुमकिन है? सस्ते घर देखिए, यकीनन एक बहुत मुश्किल टास्क है, बट मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी जरूर मौजूद है। 5 साल में ये मकान बन सकते हैं। फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए मुख्तलिफ एवेन्यूज चेक किए जा रहे हैं, डिमांड मौजूद है। जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल एवेन्यूज चेक किए जा रहे हैं, स्टेट बैंक में तकरीबन 250 अरब रुपए रखे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। इसी तरह तमाम बैंक्स को कहा जा रहा है कि 5% अपनी लेंडिंग आप इसमें करें एज एन प्रायोरिटी लेंडिंग। इसके बाद बहुत से बैरून मुल्क से भी लोग इस सेक्टर में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखें दुनिया में चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, इस वक्त काम नहीं है और यील्ड्स बहुत कम है, और ये एसेट बैक्ड काम है। बहुत से लोग करने को तैयार हैं। इसी तरह सुकुक बॉन्ड्स हैं, इस्लामिक बॉन्ड्स हैं। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पकड़ेगा जोर और फाइनेंसिंग दुनिया भर से आएगी पाकिस्तान। चीमा साहब,
फाइनेंसिंग दुनिया भर से आएगी, जाहिर है कि आनी भी चाहिए, लेकिन फाइनेंसिंग का ही सारा मसला है। और जो फाइनेंसिंग आएगी वो कोई फी सबिलिल्लाह नहीं आएगी, वो अपने प्रॉफिट्स के लिए आएंगे। और बिल्कुल है, डिमांड बिल्कुल है, लेकिन हमें सप्लाई साइड को देखना है कि हमें सप्लाई उस हद तक रखनी है कि वो अफोर्डेबल जुमरे में आए। क्या कहेंगे? देखिए भाई, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइवेट सेक्टर में आना है, जिन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आना है उन्होंने बिल्कुल अपने प्रॉफिट्स को भी देखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। उनके भी बहुत सारे देखिए बॉटल नेक्स हैं। जिस आदमी ने बाहर से आकर पैसा इन्वेस्ट करना है, उसने पैसा अपना वापस लेकर जाना है, उसने प्रॉफिट्स को क्या करना है, किस तरह वापस जाना है, ये सारे मामलात जो हैं। और एक बात और, अभी ये जो साहब इनसे पहले अनवार हाशमी साहब जी, अनवार हाशमी साहब फरमा रहे थे कि ये प्रोजेक्ट भी बाउंस हो सकता है जिस तरह इनके पहले प्रोजेक्ट्स बाउंस हुए हैं। तो मुझे तो नहीं इनसे कौन सा प्रोजेक्ट पिछले 1 महीने के अंदर मैं स्टोरी बाउंस करने की बात कर रहा हूँ, स्टोरी बाउंस करने की बात कर रहा हूँ। और स्टोरी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी स्टोरी अभी तक हाउसिंग मिनिस्ट्री ने ऐसी नहीं कोई शाये की, कोई ऐसी मिनिस्ट्री पब्लिक में लेकर नहीं आए कोई स्टोरी जो बाउंस हुई हो। एक अटेम्प्ट हो रहा है यार, एक अटेम्प्ट हो रहा है। हाँ। उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके पास छत नहीं है। मैं कह रहा हूं सर बात यह है कि अटेम्प्ट बिल्कुल हो रहा है और उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके पास सही छत नहीं है, लेकिन क्या वो अटेम्प्ट सही सिमत में हो रहा है? बात है ना कि आज शहबाज शरीफ साहब ने आशियाना शुरू किया और वो अंदर पड़े हुए हैं। हर वो शख्स, हर वो अथॉरिटी जो करप्शन में इन्वॉल्व होगी, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगी, मतलब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए भी ये आबाद वाले भाई आपके साथ है, मैंने कल ये बात मीटिंग में की थी कि अगर किसी भी शख्स को अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी जरा सी भी डाउटफुल हुई, ठीक है सर। चीमा साहब जाहिर है कि इस वक्त आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे होगा, कमर्शियल बैंक्स को आप कहेंगे कि 5% अपनी लैंडिंग इसमें करें, किया जाएगा। एट प्रेजेंट 8.5% हम डिस्काउंट रेट के ऊपर मौजूद है, पॉलिसी रेट के ऊपर। IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको खुद पता है कि 12-13% कहीं नहीं गया, प्लस स्काइबोर भी इसके ऊपर आएगा, बोरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरा सवाल वही है कि कमर्शियल बैंक्स को आप कैसे ताबे करेंगे कि जनाब आप सस्ते घर बेचें? भाई कमर्शियल बैंक्स को हम ये नहीं कहेंगे कि आप सस्ते घर बेचें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी एक फाइनेंशियल प्लान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर कर रही है। उनको 90 रोज दिए गए हैं। उन्होंने बहुत सारे मामलात को हर एंगल से देखना है। अभी हम नहीं ये डिस्क्लोज कर सकते। अभी अपना हसन बख्शी साहब ने आपसे यही गुजारिश की है मेरे ख्याल में कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोकल इन्वेस्टर्स को हम ये एक्सपेक्ट, लेकिन ना इसमें गवर्नमेंट का जो मिनिमम रोल होना है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर एक सुपरविजन का, एक फैसिलिटेटर का रोल होना है। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क को हम देख रहे हैं, हम लैंड बैंक को देख रहे हैं, हम अपना जो फिस्कल प्लान है हमारा, हम उसका वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला मुझे तो जाती तौर पर उम्मीद है कि जिस जज्बे के साथ, जिस खलूस के साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये चैलेंज कबूल किया है, हमारी ये दुआ भी है और हमारी कोशिश भी होगी एज ए टीम कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और इस मुल्क बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आपकी पूरी टीम। तारिक चीमा साहब, आप इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और जाहिर है कि इस वक्त और भी आपकी कोई मसरूफियत थी, आपने हमसे बात की। एक बार फिर चलेंगे जरा हसन बख्शी की तरफ, चेयरमैन आबाद। चेयरमैन साहब, हुकूमत पर अज़्म जरूर है, लेकिन यहाँ बात यह है कि हुकूमत की सिविल ब्यूरोक्रेसी से नहीं बन पा रही है इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि किन किन उमूर में मसाइल और पेचीदगियां जो है वो आगे आ सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू होगा? देखें, ये मुश्किलात तो आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो चीज़ों को स्लो डाउन कर देती है। बट इस इनिशिएटिव में हम समझते हैं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हर हफ्ते या 15 दिन में मैं इसकी मीटिंग खुद शेयर करूंगा और गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करना है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का और एनेबलिंग इन्वायरमेंट देने का होगा। प्राइवेट सेक्टर काम करेगा और मैं खुद इंश्योर करूंगा कि कोई भी मिनिस्ट्री से बॉटलनेक आए तो उसको इमीडिएटली दूर करूं, चाहे वो डेवलपर्स का हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स का हो और चाहे कोई लेजिस्लेशन करनी हो। तो जब कोई प्राइम मिनिस्टर ये ओनरशिप ले लेता है किसी प्रोजेक्ट की,
तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत सी जो रुकावटें हैं वो खुद पीछे हो जाती हैं। ठीक है अनवर हाशमी, इस वक्त देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, और जब बात की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तो भाई अभी आईएमएफ पे जाने से पहले भी ये सारी बातें हो रही थी कि सऊदीया से इतने आ रहे हैं, चीन से इतने आ रहे हैं, ऑयल डेफर पेमेंट इतनी आ रही है, हमें आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। बात सर ये कि क्या बेहतर ये नहीं होता कि हम अपना कोई भी ऐसा, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रेलवे उठा लेते और उसको हम ज्वाइंट वेंचर लेकर चलते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, एक बड़े उसके ऊपर, और हम फिर वो करके देखते, रोल मॉडल कामयाब होता, फिर हम देखते कि एपिटाइट कितनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है पाकिस्तान में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकदम। देखिए मैं आपको इसकी हकायक बताता हूं कि इमरान खान की हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट जहां से कॉपी किया है वो डेवलप कंट्रीज हैं। टोटल आज तक पूरी दुनिया में 3 कंट्रीज हैं ये जो मंसूबा इमरान खान ने बताया है, हम इसके पूरी सपोर्ट करते हैं और अल्लाह करे कि ये कामयाब हो, क्योंकि कम आमदन की मदद होगी। नॉर्वे, सिंगापुर और क्यूबा ने ये मंसूबा कामयाब हुआ है सिर्फ 3 ममालिक में, जिसको यूएनओ ने सर्टिफिकेट भी दिया है। पहली बात तो ये है कि लैंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, उसमें कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए। उसके बाद पहले उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने गैस, बिजली और बुनियादी चीज़ें उनके लिए 25 साल के लिए फ्री कर दी इन प्रोजेक्ट्स के लिए। और उसके बाद उस मुल्क की जितनी इंडस्ट्री थी जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्वॉल्व था, उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये सारा कुछ दे के तब ये 3 ममालिक में सिर्फ ये मंसूबा कामयाब हुआ है कि एक कम आमदनी वाले लोग जो है उसको अफोर्ड कर सके, और वो भी वो लोग थे जो जिनका रोजगार बड़ा रेगुलर था, ताकि कल को ये भीख ना मांगे इस मकान में बैठ के। तो ये तो वो खाका है जो इमरान खान देना चाहते हैं, हुकूमत को भी उसमें सब्सिडी देना पड़ी, इंसेंटिवाइज करना पड़ा, सब्सिडी देनी पड़ी। जी, लेकिन वो तब देना पड़ी जब उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत थी कि वो सब्सिडी दे सके। ठीक है, तो ये तो मंसूबा अभी हमारी तो हालत आपके सामने ही है कि अभी हम 10 से 20 अरब डॉलर जो है वो आईएमएफ से कर्जा लेकर मुल्क को चलाने का स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस मंसूबे को वाजे किया जाए लोगों तक, और अभी पहले फेज में यकीनन वो सैलरी पर्सन या उनकी जो मंथली आमदनी है वो 50-60 हजार के करीब हो, क्योंकि 2 किस्म के बेघर अफराद होते हैं ना। एक वो बेघर अफराद है जो किराया सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं, सारी जिंदगी अपना घर नहीं बना सकते, और एक वो बेघर लोग हैं जो किराए का मकान भी नहीं लेते, वो या तो झोपड़ियों में रहते हैं या ब्रिजेस के नीचे रहते हैं और ठंडक और गर्मी बर्दाश्त करते हैं। तो दोनों को देखना है कि चीफ मिनिस्टर साहब अभी किस तबके की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देख के फिर हम मंसूबे पे जो है वो बात कर सकते हैं। चलते हैं जरा इस्लामाबाद में अशफाक तोला साहब के पास। तोला साहब, सीप जब शुरू हुआ उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बेशतर सीमेंट फैक्ट्रीज हमारी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चली गई। स्टील प्रोडक्शन हमारी जो है वो मोर देन 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। क्या मुकामी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर सकेंगी, या अल्टीमेटली हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, और उसके बाद फिर हम बैठे होंगे कि जनाब कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई? देखिए वो एक बड़ा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है, मगर हमारी प्राइम मिनिस्टर की ऑनरेबल प्रोफेशनल टीम ने इसका ज़रूर कहीं ना कहीं से देखा होगा, कोई तरीका निकाला होगा उन्होंने। जब वो कह रहे हैं कि जी हम इतने एंथुजियास्टिक हैं और हम ये करना जानते हैं और हम कर लेंगे, तो उसका मतलब है ये कहीं और डिमांड सप्लाई को शॉर्टकट कर देंगे, तो शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पर ये डाइवर्ट कर देंगे। सीपेक के शायद 2-4 मंसूबे अहम नहीं होंगे, वहां से हटा देंगे। अच्छा, तो लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े कार्टल्स होते हैं, सीमेंट सेक्टर का अलग कार्टल, स्टील सेक्टर का अलग कार्टल, ये इतने बड़े बड़े जो गठजोड़ होंगे, तो हुकूमत को तो उस महाज पे भी जाके निमटना होगा। क्या कहेंगे जी इमरान? देखिए ये तो जब आप व्हेन द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, तो इनको जरा पहले पायलट प्रोजेक्ट में देखने दें, लेट देम कम अक्रॉस। हमारी सिर्फ दुआ इनके साथ नहीं होगी, और अगर हमसे कुछ मेहनत तलब भी करेंगे ये और कोई एडवाइस मांगेंगे और मुल्क के मफाद में होगी तो ज़रूर देंगे। मगर मुझे बिल्कुल ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये इस तरीके से जो प्लान्स होते हैं, जो मास स्केल के प्लानिंग, मेरा ख्याल है उसमें फिर ये एनएलसी को भी इन्वॉल्व करेंगे, एफडब्ल्यूओ को भी इन्वॉल्व करेंगे, ताकि उनके ज़रिए भी कोई काफ़ी अच्छा काम हो सके। मुझे लग रहा है कि अगर ये कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है मुल्क के लिए। मगर मैं नहीं समझता, आप जो कह रहे हैं ना डिमांड, मुझे डिमांड भी पूरी नज़र नहीं आ रही है।
यानी आपको डिमांड भी पूरी नजर नहीं आ रही। हसन बख्शी, जाहिर है कि घरों की तामीर ही नहीं बल्कि बिजली, गैस, पानी, निकासी, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें भी देने होंगी ताकि दूर दराज इलाकों में जहां आप इनको बसाना चाहें वो मुमकिन हो सके। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना हुकूमत के लिए मुमकिन होगा, लो कॉस्ट, बट एट व्हाट कॉस्ट? देखें, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट होगा कम्युनिटी लिविंग का। यहाँ पर ये जहाँ पर भी ये डेवलप होंगे वहाँ लो कॉस्ट मकानात भी होंगे, वहाँ स्कूल्स भी होंगे, वहाँ हॉस्पिटल्स भी होंगे, और कोशिश करेंगे कि उसके गिर्द इंडस्ट्रियल एरिया भी हो ताकि वहाँ के रहने वाले शहरों में काम करने नहीं आए, या मतलब अब मैं कहूँ कराची के आउटस्कर्ट से 40 किलोमीटर दूर शहर में आ रहे हैं, वो वहीं उनको काम मिले, रोजगार मिले, उनके बच्चों को स्कूल मिले। जहाँ तक आपने कहा कि यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यकीनन ये इसके साथ साथ, चूंकि मकान एक दिन में नहीं बनेगा, ये मकान करते करते भी पहली डिलीवरी शायद 1.5 साल में होगी। तो गवर्नमेंट को साथ साथ तमाम चीजें मतलब बेहतरी की तरफ भी ले जानी पड़ेगी, और जिससे हमें कहा ना कि जब ये सेक्टर वो है कि जब ये चलता है तो इसके साथ 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं, और वो 72 इंडस्ट्रीज सब हर जगह लोग, कोई स्टील वाला अपना एक्सपेंशन कर रहा होगा, कोई टाइल वाला अपना एक्सपेंशन कर रहा होगा, कोई सीमेंट वाला अपना एक्सपेंशन कर रहा होगा, आईपीपीज अपना एक्सपेंशन कर रही होंगी, एलएनजी वाले अपना एक्सपेंशन कर रहे होंगे। अनवार हाशमी साहब, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, एक विशियस सर्किल है कि ये भी होगा तो वो भी होगा। ये बताइए, इतने बड़े पैमाने पर जब हम काम करने जाएंगे तो लैंड एक्विजिशन के क्या मसाइल दरपेश होंगे? हुदूद बंदी के ये जनाब सरकार की है, ये विफाक की है, ये सूबों की है, ये भी तो बड़े मसाइल होंगे ना? जी, अब पहले तो ये देखना है ना कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ज़मीन है वो रियासत स्टेट जो है वो अलाट करेगी। पहले तो जिन शहरों का नाम दिया गया है, क्या इतने बड़े पैमाने पे उन जगहों पे ये ज़मीनें हैं जो सारी सहूलतें जहाँ पे पहुँचाई जा सकें और उनका रोज़गार भी मुतासर ना हो जिस स्पॉट पे जाके उन्होंने अपना रोज़गार कमाना है। ये स्कीमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं। मसलन अगर बिहारी आबाद हो गए थे तो उनको बिहारी कॉलोनियाँ बना के बिल्कुल छोटी छोटी कॉलोनियाँ दे दी, वो उसमें बसना शुरू हो गए। फिर उन्होंने 3 मरला प्लाट जो है वो गरीबों में बेशुमार बांटे, और आज भी उनमें वो गरीब लोग रह रहे हैं। वो इतने लंबे झंझट में नहीं पड़े कि ख्वाब दिखाते रहे कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो वो उन्होंने रियासत की ज़मीन जो है गरीबों को अलाट की। फिर ये वाले बात मैं बताऊं कि नवाज शरीफ ने जो है वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को 8% लोन पे राजी कर लिया था ताकि लोग घर बना सकें, लेकिन वो मंसूबा इसलिए नाकाम हो गया था कि वो 8% इंटरेस्ट के साथ भी वो किस्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 8% के साथ भी नहीं कर सकते थे। अब इससे कम क्या हो सकती है? तो यकीनन अभी उनके प्रोजेक्ट को तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो हो गया है। जितने ख्वाब वो दिखा रहे हैं, यकीनन मैं तो तनकीद कर रहा था कि मिनिस्टर साहब को अभी खुद पता नहीं है जो वजीर आजम का प्लान क्या है। वो मजदूरों को ये इतने महंगे मकान देने चले थे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस काबिल हो जाए। बात यही हो रही है कि 8.5% शरह सूद पे अभी हम खड़े, IMF में जा रहे हैं, डॉलर अभी 133 का है, बातें जो हैं और आगे की हो रही हैं। तो ये आपके पास कितना फिस्कल स्पेस मिलेगा? ठीक है, हुकूमत जो है वो सब्सिडी नहीं दे रही, हुकूमत इसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रही, लेकिन जो कमर्शियल डिसीजंस के लिए आएंगे वो तो पैसा बनाने आएंगे यहाँ पे। यकीनन इसके अलावा तो आप बताएं कि जैसे आपने बताया है कि वो यहाँ पे कुछ सवाब कमाने नहीं आएंगे। अगर सवाब कमाना होता तो हमें डैम बना के दे देते, हमारे कर्जे उतरवा के दे देते, तो फिर हम खुद ही घर बना लेते। ऐसी बात नहीं है, मईशत पाँव पे खड़ा हो जाती। लेकिन हमें तो बार बार कहना पड़ता है कि हमें गवर्नमेंट का अगर अच्छी सोच है तो हम उसको प्रैक्टिकल उसकी चीज़ें बता रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट हरगिज़ नहीं करना चाहते। तो वही बात है कि अगर तो ये जो अथॉरिटी अपना जब प्लान पेश करेगी कि किन लोगों ने अप्लाई करना है और उसकी शराइत क्या होंगी अदायगियों की, तो फिर तो फिजिबल नजर आया तो बैंकों के बाहर लाइनें लगेंगी। अदरवाइज उसी तरह फार्म महंगे बिकेंगे जिस तरह पहले इस तरह की हाउसिंग स्कीमों के फार्म बिक जाते हैं, लेकिन वो हाउसिंग स्कीमें जो है वो कामयाब नहीं होती और बैंकों को इसी तरीके से अरबों रुपए मिल जाता है। लेकिन हमें एक तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके पैरेलल जो है हुकूमत को ये जो लैंड माफिया ने प्राइसेस महंगी की थी, अगर
कोई तनख्वाहदार शख्स या जो महीना कमाता है, अगर उनको आसान शराइत पे ये ज़मीनें मिलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ 50 लाख में से आधे लोग तो खुद भी घर बना लेंगे। जमीनों के हवाले से बात करते हैं। हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद, इतने बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन में आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं? लैंड एक्विजिशन में कानून में तब्दीलियां कर रहे हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और इसमें एक टर्किश मॉडल है, उस नया पाकिस्तान हाउसिंग को तो चैलेंज कर सकेंगे पर स्टे नहीं ग्रांट होगा उस पर। जो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट स्टे की वजह से रुक जाते हैं सालों साल, वो नहीं होगा। बिल्कुल उसका जो भी है सू किया जा सकेगा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को, और वो जवाबदेह होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद, और उनके साथ तारिक बशीर चीमा साहब जो कि वफाकी वजीर हाउसिंग है, अशफाक तोला साहब माहिरे टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद रहे, और लाहौर में अनवार हाशमी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ थे। बात सारी ये है कि नीयत बहुत अच्छी है, अज़्म बहुत अच्छा है, और हम भी चाहेंगे कि ये चीज़ हुकूमत का ये जो ख्वाब है, और ख्वाब लोगों ने भी देखने शुरू कर दिए हैं, तो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो इस वक्त इतने साथ नहीं दे रहे। अब देखना ये कि आगे चल के क्या सूरत हाल रहती है, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज होता है, किस हद तक हुकूमत जो है वो कंड्यूसिव माहौल पैदा करती है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो पाकिस्तान में आए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।